नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर, कोरबा और उमरिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां रेप पीड़िता ने सीएम का काफिला रोका और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। 'छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। अभी हाल ही में राजधानी रायपुर में दुकान में घुसकर कुछ बदमाश मारपीट करते नजर आए थे, तो अब अपराध का एक और मामला सामने आया, लेकिन इस बार सवालों के घेरे में पुलिस है, जिसने रेप पीड़िता की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की और पीड़िता मजबूरन सीएम के काफिले के आगे गुहार लगाती नजर आई। मैं तो समझता हूँ सुशासन नहीं कुशासन है और बढ़ती अपराध आज भी चरम पर है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आखिर ये कैसा सुशासन है? प्रदेश के अलग अलग शहरों में आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर में सीएम के काफिले के आगे एक रेप पीड़िता गिड़गिड़ाती नजर आई और इंसाफ के लिए रोने बिलखने लगी। चार महीने बाद जेल से बाहर आकर बलात्कार का आरोपी पीड़िता को धमका रहा है। उसे अपना बयान बदलने के साथ उसे पैसे देने के लिए धमका रहा है। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। उसके नंबर को उसने वायरल कर भी दिया है और अब लोग उसे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। मेरे घर में आके ना 21-22 तारीख को मेरा पेशी, उसमें ना मेरे पक्ष में जाके बोलना, अगर नहीं बोलोगी ना तो तुम्हारा पर्सनल वीडियो और ना फोटो वायरल कर दूंगा। और ना 4 महीने तक मैं जेल में था, इसलिए मेरा कर्जा हो गया है, तो 10 लाख हुआ है। उसका पैसा तुम दोगी, नहीं दोगी ना तो सोच समझ लेना, तुम्हारा पूरा फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा करके बोले हैं। और मेरे नंबर को ना वायरल कर दी है, तो सब लोग मुझे कॉल करके ना 1000 में दोगी या 500 में दोगी करके बोलते हैं। मैं बहुत परेशान, मैं मर जाऊंगी। उसकी पत्नी खुद औरत हो के उसके साथ मिली है। अभी और गए थे पुलिस के पास? मैं गई थी, लेकिन ना 3 दिन में 19 तारीख की घटना है अभी, और मैं 3 दिन तक लगातार घूमी हूँ, लेकिन नहीं लिखे। कल कलेक्टर ऑफिस गई, तब जाके मेरा FIR लिखा गया था। मेरे बच्चे के साथ उस कुत्ते ने ना अपना पेशाब करने वाला लिंक उसके मुंह में डाल दिया था, और उसकी पत्नी चाकू लेके मेरे गर्दन पे खड़ी थी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए कि आखिर ये सुशासन की कैसी व्यवस्था है। एक पीड़िता सीएम के काफिले के सामने जाकर बैठ जाती है, काफिले को रोकती है और अपने न्याय की मांग करती है, और रेप पीड़िता का आरोपी लगातार उसे मारपीट परेशान किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन में शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि शायद समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन उस दिन तो उनके सामने ही ये घटना घटी है। क्या इसके बावजूद भी उन पे भरोसा है कि नहीं है कानून के ऊपर? नगर की, रायपुर की, राजधानी की 4-5-6 अपराधी युवा हाथों में लाठी और डंडे लेकर एक दुकान में घुसते हैं, शॉप में घुसते हैं, और वहां खुलेआम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मारपीट कर रहे हैं। आखिर इतना हिम्मत इस सरकार में अपराधियों को आया कहां से? कौन इतना हिम्मत दे रहे? मतलब आप सोच सकते हैं, लगातार हम उठाते रहे कि राजधानी सुरक्षित नहीं है, राजधानी लगातार अपराध की चपेट में है, राजधानी की जनता सुरक्षित नहीं है,
ये स्पष्ट दो घटनाओं को लेकर दिख रहा है। क्या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को अब भी भरोसा है कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है अपराध पे? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस महकमा सिर्फ तभी नींद से जागेगा जब मुख्यमंत्री निर्देश देंगे? इस मामले के सामने आने के बाद तो यही लगता है कि जिन पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है वो ही कानून व्यवस्था का मजाक बनाने पर तुले हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर एक रेप पीड़िता किस तरह से सीएम के काफिले के आगे आई और न्याय की गुहार वहां पर लगा रही। कई सवाल इस पूरे कृत्य को देखते हुए खड़े होते हैं। क्या कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है छत्तीसगढ़ में कि अब एक पीड़िता को सीएम के काफिले के आगे जाकर न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है? और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आपके पास आते हुए इस मामले को लेकर अपडेट भी दीजिए ना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर अब इस मामले के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस भी कई सारे आरोप लगा रही है। बिल्कुल, एक चीज तो साफ है कि बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि इस हद तक कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है छत्तीसगढ़ की कि अब जो पीड़िता है उसे सीएम के सामने अपनी गुहार लगाने पड़ रही है। जो पहली शिकायत भी इसकी दर्ज की गई थी वो भी कलेक्टर के बोलने के बाद वहां पर दर्ज की गई है शिकायत। तो जब तक कलेक्टर ना बोले, एसपी ना बोले, या फिर बड़े क्या बोलते हैं सीएम या फिर कोई ऐसे बड़े अधिकारी ना बोले, तब तक जो मामूली पुलिस है वो वहां जाकर एक पीड़िता की एक जो गुहार है उसको सुनती नहीं है, शिकायत दर्ज नहीं करती, ना कोई कार्रवाई करती है, ना उन्हें कोई भी इंसाफ वहां पर मिल पाता है। कितनी बर्बरता से जो स्थिति यहाँ पर हमें जो देखने को वहां पर मिली है। 4 महीने कोई व्यक्ति जेल में रहता है, रेप का आरोपी है, 4 महीने जेल में रहता है। जेल से छूटने के बाद वो आता है और दोबारा उस पीड़िता के घर जाता है, उसे धमकाता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, उसके नंबर वायरल करता है, वीडियो वायरल करता है, और साथ और इन सब पूरे वाकया में उसका जो साथ है उसकी पत्नी देती है। खुद महिला हो कि अगर पत्नी उसका ये साथ दे रही है, गले पे चाकू रख के उससे सारी चीजें करवा रही है, ये कितनी शर्मनाक बात है। इस शिकायत को लेकर जब पीड़िता गुहार लगा रही है, कलेक्टर से गुहार लगा रही है, दर दर जब भटक रही है, तो कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। अब भी जब मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने ये आई और जब इसका वीडियो वायरल हुआ, तब कहीं पुलिस जाके हरकत में आई और इस चीज को जो है वो सीरियसली लिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इस पे जाकर शिकायत दर्ज करने की बात की, जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पे जांच होनी चाहिए, तब पुलिस कहीं जाकर इसमें जांच की बात कर रही है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से ये जिस पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसमें अभी भी जो है वो जांच करने की ही बात जो है अब तक यहाँ पर पुलिस कर रही है। तो ये किस तरह से हालात जो है या फिर किस तरह से जो बन रहा है, जो पूरा वाकया हमारे सामने आया है, जिसका वीडियो इस तरह से जो वायरल हुआ है, अब ये देखना होगा कि क्या इस महिला को वहां पर इंसाफ मिल पाता है, क्या सही तरीके से जो जांच होनी चाहिए थी, जो इंसाफ इस महिला को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो कार्रवाई पहले इनको करनी चाहिए थी, अगर वो पहले कार्रवाई हुई रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन आज ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है, तो शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि अगर एक महिला को सीएम के काफिले के आगे जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है तो बेहद शर्मनाक ये है। काफी सारे सवाल छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर अब खड़े हो रहे हैं। पहले से ही इसको लेकर कांग्रेस हमलावर रही है, लेकिन अब इस मामले के बाद से, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, काफी ज्यादा गंभीर विषय है। एक आरोपी जो 4 महीने बाद जेल से बाहर आता है और दोबारा से पीड़िता को परेशान करना शुरू कर देता है, और पुलिस में जाने के बाद ये पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। बेहद शर्मनाक ये है। लेकिन अब क्या मुख्यमंत्री की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर भी कोई सुधार किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में इस मामले के सामने आने के बाद? देखिए, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस वहां पर सवाल उठा रही है और ये लाजमी भी है, क्योंकि पिछले अकेले नवंबर महीने की बात करें तो सिर्फ नवंबर महीने 1 से लेकर आज 26 तारीख तक ही 20 से ज्यादा हत्याएं की मामले जो है केवल राजधानी रायपुर में आ चुके हैं। तो जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है इसको सवाल इसमें उठा रही है कि आखिर इतनी ज्यादा जो अपराध की जो सीमाएं बढ़ी हैं वो कैसे बढ़ी हैं। आप कांग्रेस में इससे पहले आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बढ़ा था करके, लेकिन पिछले इस दौरान जितने अपराध बढ़े हैं वो तो रिकॉर्ड तोड़ हैं।
तो पुलिस के काम पे भी इसमें सवाल निशान उठाते हैं। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री इसमें सामने आए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है वो जांच के आदेश वहां पर दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है वो पूरे कानून व्यवस्था की यहाँ पर जांच ले रहे हैं। इस चीज को चलते पिछले दिनों जो है वो डीजीपी समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उन सभी को वहां पर बैठक भी ली गई थी और सभी को ये निर्देश किया गया था, खासतौर पर आईजी एसपी लेवल पे ये निर्देश किया गया था कि आप निरंतर वहां पर बैठक लेंगे और जो भी कानून व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसकी पूरी रिपोर्ट आप लेंगे और उसके बाद वो मुझे देंगे। तो अब जब कानून व्यवस्था जैसी चीज, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम नहीं है पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर किनका क्या काम चल रहा है वो देखने का, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था के लिए सामने आना पड़ रहा है तो ये यकीनन तौर पे बहुत ही शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखना होगा कि किस तरह से अब इस पर कार्रवाई होती है और क्या मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब कानून व्यवस्था में कोई सुधार आता है, क्योंकि कई सारे जो सवाल है वो कानून व्यवस्था को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां पर पीड़िता बार बार जाती है, उसके बाद भी पुलिस जब मामला दर्ज करती है, जब कलेक्टर कहते हैं या फिर मुख्यमंत्री की ओर से आदेश सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की नाफरमानी से पीड़िता त्रस्त नजर आई और सीएम के काफिले के सामने जाकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या पुलिस की इस लापरवाही पर भी कोई एक्शन लिया जाता है। तो काफिले के आगे रेप पीड़िता का विलाप अब क्या कानून व्यवस्था में सुधार ला पाएगा, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश के बाद पुलिस ने यहां पर फिर मामला दर्ज किया है और कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलने के साथ ही क्या पुलिस प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई इस मामले के बाद की जाती है। और चलिए अब बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मां और जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक झकझोरने वाला मामला सामने आया, जहां एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मां और जुड़वा बच्चों ने दम तोड़ दिया। मामला करतला विकासखंड के जोगीपाली गांव का है। बताया जा रहा है कि जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद मां की तबीयत बिगड़ गई थी। तीनों को स्थानीय सरकारी अस्पताल से कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, मगर यहां पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें उखड़ने लगी। आदिवासी महिला कांति राठिया को रविवार रात प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसे करतला सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने पर तीनों को रेफर किया गया था। परिवार का आरोप है कि जिस एम्बुलेंस से तीनों को कोरबा ले जाया जा रहा था उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर महिला और जुड़वा बच्चों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना हुई से मोर कांति बाई राठिया वो घर में डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होत रहीस, फिर ओकर बाद करतरा ले गए स्वास्थ्य केंद्र तो वहाँ एक तो फूल नहीं गिरी सुकर, तब वहाँ के डॉक्टर मैंने 1-1.5 घंटा इलाज करी नहीं हुई। फिर ओकर बाद कोरबा हॉस्पिटल रिफर कर दी। रास्ता में बढ़िया बात मस्त करत रहीस, तो 2 बच्चा भी रहीस साथ में, तो शायद ऑक्सीजन भी वहाँ के डॉक्टर में साथ में नहीं कर दे रही, ऑक्सीजन की भी थोड़ा कमी पड़ गई पेशेंट ला। कितना टाइम यहाँ लेके आ रहा? तो यहाँ वही 2 बजे से पहुँचे, तो एक कहा था कि जिसे अपना मोर पत्नी की स्थिति हो है तो फिर अगला फिर डॉक्टर ने सब लापरवाही एम्बुलेंस मत कर पाते। का चीज दिखाई एम्बुलेंस में, का चीज के लापरवाही लगत है आपको? ऑक्सीजन के ऑक्सीजन लगाए गए नहीं लगाए गए का बा? अब पता नहीं सर। हमारे पास तो रिफर हो गया है मरीज, और जहाँ से मेरे ख्याल से करतला पीएचसी का है, सीएचसी से रिफर हो गया है। गर्भवती महिला थी, 2 बच्चे का जन्म हुआ था, शायद उसकी होम डिलीवरी हुआ था, वहाँ से करतला आया, करतला से हमारे पास रिफर किया गया था। हमारे पास जब आया तो मरीज के हालत कुछ मतलब उसका पल्स बीपी वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ब्रॉड डेड ही करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमारे पास है। और ऑक्सीजन की कमी था तो हम नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि हमारे पास है एम्बुलेंस लेके आई है, उसके बाद स्थिति बन गई।
तो ये तस्वीरें आपको कोरबा से दिखा रहे हैं, जहां पर लापरवाही के भेंट मां और जुड़वा बच्चे चढ़ गए। ऑक्सीजन की कमी के कारण तीनों की ही मौत हो गई और अब इस पर परिजनों की ओर से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सबसे पहले तो पूरा मामला बताइए, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीनों बच्चों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अस्पताल की ओर से सामने आई है। जब उस एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं था, जिसकी वजह से पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा था, तो फिर उस एम्बुलेंस में ले जाया ही क्यों जा रहा था? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरबा जिला का करतला ब्लॉक का क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पे पीड़िता कांति राठिया की जो है पहला प्रसव था। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रसव जो है 7वां महीने में हुआ है। जो स्वस्थ दो बच्चों का जो है प्रसव हुआ था उसका। और इसके साथ ही साथ जब तबीयत उनकी थोड़ी सी बिगड़ने लगी तो स्वास्थ्य केंद्र करतला पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने भी चेक करने के बाद उनको जिला चिकित्सालय कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया, जहां पर रास्ते में ही पीड़ित प्रसूता और 2 बच्चों की मौत हो जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस एम्बुलेंस में उनको कोरबा पहुंचाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके चलते मां और बच्चों का मौत हो गई है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। ये अगर उस एम्बुलेंस में अगर पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं था, तो उस ऑक्सीजन को एम्बुलेंस पे रखा ही क्यों गया था? उनको बराबर जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है या एम्बुलेंस के जो स्टाफ है, उनको बराबर इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि एम्बुलेंस पे क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, क्या चीज की कमी है, उसको पूरी करके रखना चाहिए था। यहाँ पे कांति राठिया जो खुद महिला समूह कह सकते हैं हम उसको कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और खुद गांव-गांव में जा करके ये लोगों को भी जागरूक करती थी कि और घर-घर में जाके सर्वे भी करती थी, ये कि मतलब मितानिन का भी काम करती थी। गांव में कितने महिलाएं जो है स्वस्थ हैं, कितने डिलीवरी होने वाले हैं, सारी चीजों का वो बराबर प्रॉपर्ली रूप से अपना जो है काम करती थी। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है, एक अच्छी कार्यकर्ता को जो है खो दिया है। उनकी एक लापरवाही के चलते माँ और बच्चे जो उसके घर में जो खुशी आ रही थी वो छीन गई। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जिस तरह से आपने बताया लापरवाही की वजह से ही ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है, लेकिन अब इसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि परिजनों की तरफ से लगातार जो है न्याय की गुहार तो लगाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि न्याय हो, कार्रवाई की जाए जिसकी लापरवाही है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई है या फिर क्या कुछ कहना है प्रशासन की तरफ से? इस तरह की लापरवाही ये जो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं कोरबा से। अब क्या कुछ कहना है प्रशासन का? कोई कार्रवाई की जाएगी अस्पताल प्रबंधन पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अस्पताल प्रबंधन के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की जांच की बात नहीं कही जा रही है। हमने डीन जो मेडिकल कॉलेज के डीन है गोपाल कंवर, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ फोन नहीं उठाया गया। हमने जिला कलेक्टर से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन जिला कलेक्टर अजीत बसंत जो है कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे उनसे भी बात नहीं हो पाई। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन अजीत बसंत कह सकते हैं कलेक्टर, इनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है, जो इस वारदात या घटना को नहीं रोक पाए। हालांकि मितानिन है या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके लिए सरकार जो है सीधी तौर पे करोड़ों रुपए खर्च करती है कि किसी भी प्रकार की जच्चा बच्चा को कोई हानि ना हो, किसी प्रकार की मौत ना हो, प्रसूता की किसी प्रकार की मौत ना हो। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा भी किसी प्रकार का अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं की जा रही है। नहीं मेडिकल कॉलेज के जो डीन है गोपाल कंवर, उनके द्वारा भी इस विषय में किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठाना। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने स्वास्थ्य विभाग को बचाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, और बेहद शर्मनाक ये है, अगर जिम्मेदार भी इस पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको कोरबा से दिखा रहे हैं, जहां पर एक मां को और उसके दोनों जुड़वा बच्चों को हालत बिगड़ने पर कोरबा शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन उस एम्बुलेंस में जिसमें ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से तीनों की मौत हो जाती है। और अब इस पर ना तो डीन, ना तो कोई मेडिकल प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कोई जिम्मेदार या फिर जिला कलेक्टर, कोई भी इस पर जवाब नहीं देना चाह रहा है। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की, जहां मिड डे मील के नाम पर बच्चों को घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना गरीब और छोटे बच्चों की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन प्रदेश में मिड डे मील के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। जिम्मेदार लाख अच्छे भोजन के दावे करें, पर स्कूल में नौनिहालों तक क्वालिटी वाला खाना नहीं पहुंच रहा। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। दाल में पानी है या पानी में दाल है, मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के प्राथमिक स्कूल में मिलने वाली दाल को देखकर आप भी यही कहेंगे। जी हां, पाली विकासखंड के नया मंगठार गांव में प्राथमिक स्कूल में दाल के नाम पर बच्चों को सिर्फ पानी परोसा जा रहा है। यहां मिड डे मील योजना की स्थिति बेहद खराब है। स्कूल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को पानी दाल और चावल दिया जा रहा है। दाल में दाल कम और पानी ज्यादा दिखता है और बच्चे भी पानी वाली दाल खाने को मजबूर है। सेवन कहाँ पे, कौन सी जगह है? मंगठार। आज खाने में क्या क्या मिला आपको? दाल चावल। सब्जी नहीं मिली? जी नहीं। कभी नहीं मिली? जी बनता है कभी कभी बनता है जी। आज सोमवार है, मेनू के हिसाब से दाल चावल सब्जी देनी चाहिए, लेकिन सब्जी कहाँ है? सब्जी नहीं दिए थे। क्यों नहीं बनाया सब्जी आपने? सोमवार देता नहीं है, क्या बनाना? तो ऐसे दाल चावल ही बस देते हैं बच्चों को हमेशा देते हैं। जहाँ हम जाते हैं शिकायत मिलती है तो जांच करते हैं, जो भी स्थिति होती है उसका हम टीम में रखते हैं, जांच करवा करके सीओ जनपद और एसडीएम और वहाँ जिला पंचायत को भेज देते हैं। हमने प्रतिवेदन देते हैं और जो भी स्थिति होती है उस समय की जांच में क्या पाई जाती है और कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा की जाएगी। ठोस कदम के उनको निर्देश देते हैं कि अगर अगली बार जांच करने के बाद दोबारा भी अगर मिलता है किसी तरह की शिकायत मिलती रहेंगे तो हम बदलने के लिए कार्यवाही के लिए प्रस्तावित कर देंगे। जिले के ज्यादातर आदिवासी और गरीब बच्चे स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पर ही आश्रित हैं और स्वयं सहायता समूह मासूम बच्चों का मध्याह्न भोजन डकारने में लगे हैं। मध्याह्न भोजन से सब्जी दाल और चपाती गायब है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमरिया से अनादि टीवी के लिए दीपक विश्वकर्मा। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे, जहां साफ नजर आ रहा है कि दाल में पानी है, पानी में दाल कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्याह्न भोजन में आखिर क्यों बच्चों को जो आहार मिलना चाहिए वो नहीं परोसा जा रहा है। सब्जी की जहां पर बात की जा रही है तो बच्चों का भी ये कहना है, जिम्मेदारों का भी ये कहना है कि कभी कभी बनाई जाती है या फिर ये कह दिया जाए कि कभी बनती ही नहीं है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, क्या कुछ आपकी बात हुई है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से जब आपने पहले बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सब्जी कभी बनाई जाती है कभी नहीं बनाई जाती, बच्चों का भी ये कहना है कि कभी कभी दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है जिम्मेदारों का? जब हमने स्कूल के प्रबंधन से जब पूछा और जो महिलाएं जो यहाँ पे मध्याह्न भोजन बनाती है उन समितियों से जब हमने पूछा तो उनका सीधे यही कहना था कि दाल और चावल हम देते हैं, तो जब रहता हमारे पास में सब्जियों की जब व्यवस्था रहती है तो हम देते हैं, अन्यथा हम नहीं देते। इस बात को लेकर के जब हमने आला अधिकारियों से जब बात रखी और उनसे जानने की बताने की कोशिश की तो उनका भी गोलमोल यही जवाब था कि हमारे द्वारा मध्याह्न भोजन सही ढंग से दिया जाता है और हम बीच बीच में स्कूलों में जाकर के मध्याह्न भोजन भी चेक करते हैं और उसकी जानकारी भी हम लेते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, उमरिया जिले में ऐसा एक स्कूल नहीं है। उमरिया जिले में दर्जनों स्कूल है जहां पे बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पे सिर्फ चावल दिया जाता है। कहीं पे तो दाल रहती है, लेकिन वो दाल सिर्फ नाम मात्र के लिए रहती है। दाल में सिर्फ पीला घोल करके, हल्दी घोल करके पानी के तौर पे दाल और चावल को दिया जाता है। सब्जी की बात करें तो सब्जी मध्याह्न भोजन में तो बच्चों ने जो बताया, मध्याह्न भोजन में सब्जी उन्होंने कभी देखी ही नहीं है कि सब्जी कैसे मध्याह्न भोजन में मिलती है, हमें खाने के लिए स्कूलों से कैसे हमें सब्जी मिलती है। ये बहुत बड़ा सवाल है उमरिया जिले में। उमरिया जिले के उच्च अधिकारी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही रटते रहते हैं कि मध्याह्न भोजन में हमारे द्वारा दिए गए चावल दाल सब्जी को पूर्णतः बच्चों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्याह्न भोजन, ये बच्चे जो ग्रामीण अंचलों से जो आते हैं मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं,
और उसी में मध्याह्न भोजन जब ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद वो खेलते कूदते हैं। कुछ बच्चों से हमने जब पूछा भी, बीच में जानकारी भी ली, तो उन्होंने यही बताया कि जब हमें कभी कभी क्या चावल सिर्फ मिलता है, दाल तो मिलता ही नहीं है, सब्जी की तो छोड़िए, सब्जी तो दूर, मेनू के हिसाब से उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि लगातार यहाँ पर लापरवाही बच्चों के मध्याह्न भोजन में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको उमरिया से दिखा रहे हैं, जहाँ किस तरह से नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दाल में पानी या पानी में दाल नजर ही नहीं आ रही है, दाल कहाँ पर है। जहाँ पर सब्जी की बात की जा रही है तो बच्चों को कभी कभी दी जाती है, जैसी व्यवस्था होती है वहां पर जो भोजन महिलाएं बनाती हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, मध्याह्न भोजन किस तरह से गलत तरीके से परोसा जा रहा है। जिम्मेदारों से जब इसको लेकर बात की गई तो उनकी तरफ से मानने को वो तैयार नहीं है कि इस तरह का भोजन परोसा जाता है, लेकिन उसके बाद भी देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। देखिए, बात छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की, हर जगह प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जहां एक तरफ हम देखते हैं रेप पीड़िता सीएम के काफिले के सामने आने को मजबूर हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की लापरवाही की वजह से मां की और जुड़वा बच्चों की मौत हो जाती है। और तीसरी तस्वीर मध्याह्न भोजन की, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।